Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. Friends, the case law that we are going to discuss today is very important और इस मुद्दे पर, इस इशू पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, नोटिस पे रिकवरी पर, और उसी मुद्दे के ऊपर मैं आज दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ. केस लॉ का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड एक्साइज एज वेल एज जॉइंट कमिश्नर अपील्स. जो जजमेंट दी गई है वो जजमेंट केरला हाई कोर्ट ने दी है और जो जजमेंट आई है वो जजमेंट आई है 7 दिसंबर 2022 को. केरला हाई कोर्ट के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये रिट पिटीशन 7 दिसंबर 2022 को ही डाली गई थी और उन्होंने जजमेंट 7 दिसंबर 2022 को ही दी. तो पूरे देश के नागरिकों का कोर्ट के प्रति विश्वास में आस्था और बढ़ती है कि सेम डे अगर जजमेंट डिलीवर की जा रही है. ये बहुत ही वेलकम मूव है हाई कोर्ट का. और जो मुद्दा है वो है नोटिस पे रिकवरी. केस के ऊपर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. देखिए, जनरल सेंस में एक जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है. एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देता है और एम्प्लॉयर उसको पैसे देता है, उसको सैलरी देता है. तो एम्प्लॉय इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और एम्प्लॉयर इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बिकॉज ही इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द एम्प्लॉय. बट जीएसटी के शेड्यूल 3 में अगर एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी जा रही है तो वो उसको नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा. तो उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता. पर इसी स्थिति को थोड़ा सा दूसरे रूप से देखते हैं कि जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रखता है तो उसको ट्रेनिंग देता है और उससे उम्मीद करता है कि वो एक लंबे समय तक वो एम्प्लॉय उसके साथ काम करेगा. बट कभी कभी एम्प्लॉय अपने उस एम्प्लॉयर को छोड़ना चाहता है, अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता है. तो एक नोटिस पे पीरियड होता है कि मिनिमम 3 महीने का नोटिस देकर ही एम्प्लॉयर को छोड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को ताकि इतने समय में दूसरा एम्प्लॉय ढूंढने के लिए टाइम मिल सके और एज वेल एज जो एक खर्चा किया हुआ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह पर कुछ रिकवरी, कुछ बेनिफिट उससे अराइज हो सके और अचानक से एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को छोड़कर ना जाए. ऐसी इंटेंशन कभी भी किसी एम्प्लॉयर की नहीं होती कि एम्प्लॉय आए और एकदम झटके से उस एम्प्लॉयर को छोड़कर चला जाए, जिससे कि एम्प्लॉयर का काफ़ी नुकसान होता है. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ हमेशा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि जब भी आप छोड़ना चाहेंगे तो कम से कम 3 महीने या 6 महीने या 2 महीने, जो भी पीरियड उनके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में होता है, इतना पीरियड आप मिनिमम सर्व करके जाइए. और अगर एम्प्लॉय अगर उतना पीरियड सर्व नहीं करता तो उसके बदले में एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जिसको हम नोटिस पे रिकवरी बोलते हैं. तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ और एम्प्लॉयर के यहाँ से एम्प्लॉय जो है वो छोड़कर चले गए. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया नोटिस पे रिकवरी, क्योंकि जो मिनिमम पीरियड दैट वाज सपोज टू बी जो कि एम्प्लॉय को सर्व करना था, दैट वाज सपोज टू बी सर्व्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय डिडंट सर्व दैट पीरियड, सो एम्प्लॉयर चार्ज दैट एम्प्लॉय फॉर दैट नोटिस पे पीरियड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उन्होंने इनके ऊपर इसको जीएसटी को कवर माना कि जो डिपार्टमेंट का कहना था शेड्यूल 3 में जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है वो तो जो एम्प्लॉयमेंट के नेचर में की जा रही है सर्विस, वो तो चलो जीएसटी के परव्यू से बाहर है. बट ये जो नोटिस पे रिकवरी है, क्योंकि सिचुएशन बदल गई, अब एम्प्लॉय पैसे दे रहा है और एम्प्लॉयर को पैसे मिल रहे हैं, तो अब एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं सप्लायर की कैटेगरी में आ गया और जो एम्प्लॉय है क्योंकि वो पैसे दे रहा है वो रेसिपिएंट की कैटेगरी में हो गया. तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो ट्रांजैक्शन है इट वाज वेरी वेल कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी. तो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई कर दिया कि इसके ऊपर जीएसटी आपको देना है. अपलेंट ने फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी सेक्शन 107 में अपील फाइल की और वहां पर भी उसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ. फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया. अब कौन सा रास्ता बचता है पिटिशनर के पास?
ट्रिब्यूनल के पास जाना, बट क्योंकि ट्रिब्यूनल अभी तक बना नहीं है तो पिटिशनर के पास कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था। उसके पास जो रास्ता बचता है वो बचता है रिट पिटिशन का। हाई कोर्ट में वो रिट पिटिशन डाले अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और रिट पिटिशन अपनी वहां पर डाल सकता है, और उसने वही किया। साथ के साथ मैं इस केस के फैक्ट में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर जारी कर दिया गया 3 अगस्त 2022 को, जिसमें यह बात को कैटेगरली कह दिया गया कि नोटिस पे पीरियड के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। पर इस केस में जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर 3 अगस्त 2022 से पहले ही डिलीवर किया जा चुका था। तो मतलब सर्कुलर के इशू होने से पहले ही ये ऑर्डर इशू किया जा चुका था। अब इस बात को भी समझते हैं कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जो काउंसिल ने जो ये सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 178 3 अगस्त 2022 को, वो क्यों जारी किया और उन्होंने क्यों कहा कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई एम्प्लॉयर है वो किसी एम्प्लॉय को रखता है तो कभी भी इस इंटेंट के साथ नहीं रखता कि एम्प्लॉय बाद में छोड़कर चला जाए और एम्प्लॉयर उससे पैसे रिकवर करे। ये कभी भी एम्प्लॉयर की इंटेंशन नहीं होती। वो तो इसलिए रखा जाता है इस क्लोज को कि जो नॉन सीरियस एम्प्लॉयज हैं वो पहले ही उस कंपनी को ज्वाइन ही ना करें, जिनको पता हो कि हम अचानक से छोड़कर नहीं जा सकते या उनसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कोई साइन करवाया जाएगा। सिर्फ वही एम्प्लॉय ही साइन करेंगे जो कि सीरियस होंगे एम्प्लॉयर के यहां काम करने के लिए। तो सिर्फ, और जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से पैसे लेता भी है तो एम्प्लॉय को इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, एम्प्लॉयर को पैसे लेने हैं, बट एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो दिस कैन बी सेड टू बी वन साइडेड ट्रांजेक्शन, बेनिफिशियल फॉर वन पार्टी ओनली। और जो उसकी मंशा है एम्प्लॉयर की, वो कभी भी एम्प्लॉय से पैसे लेने की नहीं है। ये एक इसकी सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए इस क्लोज को लिखा गया है। तो इसी वजह से जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया, सर्कुलर 178, उस सर्कुलर में नोटिस पे रिकवरी को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं है। बट अगेन ये सर्कुलर आया 3 अगस्त 2022 को, और इस पर्टिकुलर केस में जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर है, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के भी ऑर्डर है, वो इशू कर दिया गया था 3 अगस्त 2022 से पहले ही। तो उस वक्त ये सर्कुलर प्लेस में नहीं था जब ये ऑर्डर इशू किया गया। तो यहां पर पिटिशनर ने एक बात कही, एक जजमेंट को रेफर किया कि जो बेनिफिशियल सर्कुलर हैं दोज शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। वो ये नहीं कि वो 3 अगस्त 2022 से ऑनवर्ड के ऑर्डर्स के लिए अप्लाई किए जाएं, दोज शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। और एक जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफर किया गया, जिस जजमेंट का नाम है सुचित्रा कंपोनेंट्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। और कुछ सर्विस टैक्स की भी ऐसी जजमेंट हैं, मद्रास हाई कोर्ट की GETND इंडिया लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स और HCL लर्निंग सिस्टम वर्सेस कमिश्नर एंड सेंट्रल एक्साइज नोएडा, जिसके बीच में भी ये बात कही गई थी कि जो नोटिस पे रिकवरी है इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है सर्विस टैक्स के रेजिम में। और अब मैं उस केस लॉ की बात करूं जो नोटिस पे पीरियड पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो उस केस लॉ का नाम था एमनील फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक एडवांस रूलिंग थी। और एडवांस रूलिंग का जो जजमेंट आई थी, जो डिसीजन आया था वो आया था 30 जुलाई 2020 को। और उसके बीच में उस एडवांस रूलिंग में ये कहा गया था कि जो जीएसटी है नोटिस पे रिकवरी पर लगेगा वो जीएसटी इज एप्लीकेबल। तो एडवांस रूलिंग जो 30 जुलाई 2020 को आई थी वो डिफरेंट थी, और ये जो सर्कुलर आया 3 अगस्त 2022 को वो डिफरेंट है, और वो कहता है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो पिटिशनर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया हाई कोर्ट के सामने कि एक सुचित्रा कंपोनेंट्स लिमिटेड में भी ये कहा गया है कि जो सर्कुलर हैं दोज शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। ये तो पॉइंट हुआ पिटिशनर का। डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट में जो रिस्पोंडेंट के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ट्रिब्यूनल नहीं बना इस बात की वजह से रिट पिटीशन को ही मेंटेन नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स रिट पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए। जब ट्रिब्यूनल बनेगा
तब पेटिशनर अपना पक्ष वहां पर रख सकता है और उसमें भी कोई लिमिटेशन पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए अभी भी पिटिशनर के पास टाइम है, इसलिए हाई कोर्ट को रिट पिटिशन को एडमिट ही नहीं करना चाहिए, एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर है वो ट्रिब्यूनल की वेट कर सकता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई डिमांड क्रिएट नहीं की गई है। हमने तो ये कहा कि जो आपने जीएसटी पे कर दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा, बट आपके खिलाफ हमने कोई फर्दर डिमांड क्रिएट नहीं की है और जो आपका रिफंड बनता है आप बाद में भी ले सकते हैं जब ट्रिब्यूनल बनेगा। और ये ट्रिब्यूनल का पॉइंट है, ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि सर्कुलर को रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है या प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है। और जो ऑर्डर है इस केस में वो इशू कर दिया गया था सर्कुलर नंबर 178 के जारी करने के 2.5 महीने पहले। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा सुचित्रा कंपोनेंट्स के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि जो सर्कुलर हैं वो बाइंडिंग है डिपार्टमेंट के ऊपर और कोई भी अफसर उन सर्कुलर से डिफरेंट व्यू नहीं ले सकता और बेनिफिशियल रहेंगे रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। वो जजमेंट थी सुचित्रा कंपोनेंट्स लिमिटेड। और जो सर्कुलर्स हैं वो बाइंडिंग हैं डिपार्टमेंट पर और कोई ऑफिसर डिफरेंट व्यू नहीं ले सकता। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नवनीत लाल का जिक्र किया गया और हाई कोर्ट ने एक बात कही कि सर्कुलर जो है वो प्रोस्पेक्टिव एंगल नहीं होता, सर्कुलर तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ की पोजीशन को क्लैरिफाई करते हैं, वो कोई नया पॉइंट लेकर नहीं आते। वो तो ये है कि एक जो दिक्कत है, जो आम पब्लिक के अंदर एक कंफ्यूजन चल रही है, उसको सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए है, तो उनका जो इफेक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिवली ही देना चाहिए। और एक बात को और कहा कि ये कोई आपका पॉइंट ऑफ सोलेस नहीं है कि जब ट्रिब्यूनल बनेगा तब वो पिटिशनर ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर ले। अगर उसका रिफंड भी रुक रहा है, जो जिस रिफंड के लिए वो आज अधिकारी है, तो वो क्यों वेट करे कि ट्रिब्यूनल बने और जब ट्रिब्यूनल बनेगी वो वहां पर जाए, उसको उसका रिफंड आज ही क्यों ना दिया जाए। सिर्फ आपने उसके खिलाफ डिमांड क्रिएट नहीं की है, इट डज नॉट मीन कि उसके रिफंड को डिले किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस रिट पिटिशन को एंटरटेन किया, इसको मेंटेन किया और जो डिपार्टमेंटल जो ऑर्डर है उसको क्वेश किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और एज वेल एज एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए जो कि नोटिस पे रिकवरी जैसी स्थिति का अगर उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। थैंक यू।